जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। कार्यक्रम में हमारा कार्यक्रम है जीत जाएंगे हम, और इसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं वॉइस ऑफ मानवता। इस 32 कंट्रीज यानी कि 32 देशों में लगातार सबके साथ पहुंचने वाला ये टीवी है, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचता है। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे एक युवा से, जो कि जिनका नाम जोगराज सिंह है, और आप राजस्थान से हैं, और युवाओं के बीच आप लगातार काम कर रहे हैं। राजस्थान सहित भारत की तमाम परिस्थितियों पर हम इनसे बात करेंगे। दर्शकों, आज हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है मानवता, यानी कि ह्यूमैनिटी, यानी कि जो इंसानियत है उसकी क्या स्थिति है इस वक्त देश में। हम अगर देखें तो चारों तरफ इस महामारी के दौर में हमने लोगों को यहाँ वहां परेशान होते हुए देखा है। जो सरकारें उन्होंने खुद अपने कल्याण के लिए चुनी थी, वो उनके काम उस तरह से नहीं आई जैसा वो समझते थे। हम अगर देखें तो मानवता पर अत्याचार लगातार कई पीढ़ियों से होता आया है, और कुछ जातियां इसमें लगातार पीड़ित होती रहती हैं। हम देखें तो एक सच्चाई या मानवता ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को अच्छे इंसान के रूप में बनाती है। हम युवाओं से जब बात करते हैं तो देखते हैं युवा जो है वो रोजगार के अभाव में परेशान है, वो अपने अधिकारों के अभाव में परेशान है। ऐसे में जब इंसानियत की बात होती है, तब इंसानियत की परख तब भी होती है जब मुसीबत आती है। और भारत सहित पूरे विश्व में इस वक्त मुसीबत यानी कि ये महामारी आई हुई है। इस दौर में सरकारें क्या कर रही हैं, किस तरह से वो काम कर रही हैं, और हमारे देश के युवाओं पर इसका क्या असर हो रहा है, हम बातचीत करेंगे। ये बताएं योगराज जी कि आप क्या मानते हैं कि जो सरकारें इस वक्त जो कर रही हैं, जो कार्य कर रही हैं, इससे आप संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि ये ठीक ठाक काम हो रहा है? सर, काफी हद तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जो सरकार जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है वो अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। तो मैं इस तरह से देखता हूँ कि सरकार की सबसे बड़ी जो नैतिक जिम्मेदारी बनती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उसकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, अगर उसको प्रॉपर नहीं मिलती है तो शायद सरकार अपनी नैतिकता भूलती जा रही है। और राजस्थान में सर यही हो रहा है। मैं सर कई चीजें देखता आ रहा हूँ कि आप जो इस लॉकडाउन में जो वीआईपी लोग हैं, आप उनके लिए तो वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। जो आम मजदूर लोग हैं, जिसके देखो सर, मैं एक चीज इसमें ये कहना चाहूंगा, अब वो ये लोग सोचते हैं सरकार है कि पूंजीपति की वजह से इस देश में जो उनका आय आता है, इनकम टैक्स आता है, उससे सरकार चलती है। लेकिन मेरा मानना है कि जो जहां भी सरकार रही, वो एक पूंजीपति से नहीं, एक आम गरीब मजदूर भी वो अपना इनकम टैक्स अदा करता है। तो चाहे कोई भी चीज खरीदता है तो डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहीं तो सरकार को पे करता है। लेकिन जब उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। कोरोना में मैंने देखा, लॉकडाउन में मैंने अप्रत्यक्ष रूप से कई लोगों की मैंने मदद की है। मैंने कई साथी थे, उनको घर पहुंचाए। लेकिन मैं सबसे बड़ा वाकयांश बताना चाहूंगा सर आपको। राजस्थान जो कोटा जिला है वो एक एजुकेशन हब है, जहाँ पूंजीपतियों के बच्चे जो वहाँ पे कोटा में कोचिंग कर रहे थे नीट की, उनके लिए तो आपने बस से सुविधाएं उपलब्ध करा ली। लेकिन जो मजदूर वर्ग के लोग जो प्रवासी थे, जहाँ अलग अंतर राज्य में अपना काम रोजगार ढूंढ के काम करे, तो आपने उनके लिए क्या सुविधाएं दी? उनको आपने घर क्यों नहीं बुलाया? इसका मतलब आपके लिए वो, चाहे देखो मैं ये नहीं मानता वो स्टूडेंट है, ठीक है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक मजदूर है, एक वो पूंजीपतियों के बच्चे पूंजीपतियों के बच्चे हैं। फिर आपके जहन में ये असमानता क्यों? मजदूरों को लेकर और पूंजीपतियों के बच्चों के लिए बीच में ये असमानता क्यों? उनके लिए आपने बस से स्पेशल भेजी, उनको घर पहुंचाया, तो मजदूरों को क्या दोष था? क्या उनका ये दोष था कि ऐसी सरकारें चुनी कि उनको जब उनको इस लॉकडाउन में जरूरत पड़ी तब उनकी वो मदद नहीं कर पाई? अच्छा, एक बात और, जी एक बात और मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा कि
युवाओं को सबसे ज्यादा जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो है शिक्षा, और उसके बाद शिक्षा पूरी कर लेने के बाद रोजगार की आवश्यकता होती है। तो क्या आपको लगता है कि रोजगार के मुद्दे पर सरकारों ने अब तक जो काम किया है, पिछली सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, तमाम सरकारों ने जो काम किया है उसको क्या आप काफी मानते हैं? क्या आपको लगता है कि युवाओं को जितना अपेक्षित था उतना रोजगार मिलता रहा है, या यूं इस समय तो लॉकडाउन के दौरान तो खैर बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन तब भी जब लॉकडाउन नहीं हुआ था तब भी क्या आपको लगता है कि सरकारों ने जो किया है एक इंसानियत के नाते युवाओं के लिए, क्या वो सही उचित था या पर्याप्त था? सर पर्याप्त नहीं नहीं था। क्यों इसलिए प्राप्त था, जो लोग अपनी सब जो एक एजुकेशन लेके 10-20 साल तक वो एजुकेट होता है, उसके बाद जो अपने उसके पास जो डिग्रियां होती है, उस डिग्रियों के मुताबिक उसको जो रोजगार मिलना चाहिए नहीं मिलता है, और उसके बाद में उसको जो दूसरा कार्य करना पड़ता है वो भी उसको नहीं मिल पाता। वो इसलिए नहीं मिल पाता क्योंकि आप एजुकेट लोग हो, आपको जो श्रम करना चाहिए आप उतना श्रम नहीं कर पाओगे, तो दोनों तरफ से वो वंचित होता है, फिर उसका शोषण होता है। और राजस्थान में सर इतने सुसाइड केस हो रहे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कहीं न कहीं तो वजह उसका ये है कि उसको रोजगार ही नहीं मिल रहा है। जबकि आप देखोगे सर, राजस्थान में अभी बड़ी-बड़ी कंपनियां जो काम, कैन कंपनी काम कर रही है, रिफाइनरी को लेकर है, बहुत बड़ा स्कोप है। लेकिन यहाँ एक राजनीतिक है कि आप जिस राजनीतिक नेताओं के चाटुकार हो, आपको वहाँ जॉब मिलेगा। अगर आप एक सर्वे करोगे, आप यहाँ अगर आप सर्वे करना चाहोगे, आप एक आरटीआई लगा लो, आपको 95% एक ही समुदाय के वहाँ के लोग मिले। क्यों? क्यों ऐसा क्यों? एक ही समुदाय का वहाँ बाकी लोगों को क्यों नहीं मिलता है? बाकी लोगों को वहाँ पे टेंडर क्यों नहीं मिलता है? क्या वो काम नहीं करना चाहते? लेकिन कहीं न कहीं नेताओं के रसूखदारी के चलते उनको ना तो वहाँ पे टेंडर मिलता है, ना उनको वहाँ पे जॉब मिलता है। अगर जॉब मिलता है, एक मात्र आप जो श्रमिक है, उसको मिलता है। उससे ऊपर के जो लोग हैं, जो वहाँ पे सोचता है कि मैं अपना टेंडर भरूँ, मैं अपने हिसाब से काम कराऊँ, उसको सर कहीं नहीं मिलता है। अच्छा, आप युवा हैं और आप इस बात को समझ रहे हैं, आपने अपनी बात भी कही है, लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि नौकरियां अगर नहीं मिल रही हैं तो इसके पीछे आरक्षण जो है वो एक बहुत बड़ा कारण है। क्या आपको लगता है कि आरक्षित वर्ग को कितना जो जो आवाज कुछ मिलना चाहिए था, आरक्षित वर्ग को क्या ज्यादा मिल रहा है, इस वजह से बाकी लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है? क्या ऐसा कुछ है? सर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। बस जो ये दिखा रहा है कि आरक्षण एससी-एसटी के लोगों ने खाया है, उसका उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला सर। उसको अच्छा। कहीं कोई बेनिफिट नहीं मिला है। और अगर बेनिफिट मिलता सर, मैं डेफिनेटली कहता हूँ, अगर डेफिनेट मिलता तो शायद जो गैर सामाजिक गैर बराबरी थी, वो गैर बराबरी खत्म हो जाती। वो कहीं नहीं मिला है। सिर्फ मिला है तो एक कागजों में मिला है उसको, लेकिन जो धरातल पे देखते हैं तो कहीं नहीं मिला सर। कहीं नहीं मिला है, आपको लगता है? तो बिल्कुल क्या आपको लगता है कि जातिगत जो आरक्षण है वो जारी रहना चाहिए? बिल्कुल रहना चाहिए जब तक सर सामाजिक असमानता है। हम्म, क्योंकि ये जो आरक्षण मिला है हम्म, सामाजिक असमानता से मिला, न कि आपकी जो इकोनॉमिक स्थिति से नहीं मिला है। हम्म, आपकी जो समाज में जो गैर बराबरी है ना, आपको ऊपर उठने के लिए मैं आपको सर एक बताना चाहूंगा इस बारे में। जैसे अभी राजस्थान में आपको मालूम है, अशोक सरकार ने कुछ दिन पहले कॉन्फ्रेंस किया था सफाई कर्मचारी को लेकर, है ना? क्योंकि जो उनको सीवरेज में नहीं उतारा जाएगा उनको किट मिलेगा। मैं उसके बारे में बता देना चाहता हूँ आपको सर। आज से पहले जब ये लोग सीवरेज में उतरते थे, आप डॉक्टर को लिए तो पूरा आपको किट मिलता है उनके लिए। ये भी सफाई कर्मचारी है, ये भी वहां का अस्पताल में काम करते हैं। उनको पहले क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला? जब आप कहते हो आरक्षण से सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर को सब सुविधाएं मिलती हैं। जो उनको इन्फेक्शन नहीं, वो इन्फेक्शन से बच जाए, लेकिन क्या सफाई कर्मचारी इन्फेक्शन से मर जाए? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? सरकार की। अभी हाल ही में अशोक सरकार ने, राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाए हैं कि सीवरेज नहीं उठाए, तो मैं उसके लिए सर आपको बताना दे देना चाहता हूँ कि आपने बड़ा अच्छे से नाम सुना होगा आईपीएस पंकज चौधरी, जो नेक निपुण ईमानदारी से जाने जाते हैं, पश्चिम राजस्थान में जो सर्विस करके गए हैं। उनको भी सरकार ने एपीयू किया, उनके साथ बहुत कुछ किया है। मैं अच्छे से जानता हूँ क्यों किया, क्या किया जानता हूँ। उन्होंने अपनी वाइफ के मार्फत राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में उन्होंने पीआईएल दर्ज की कि सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ क्यों। जब हाई कोर्ट में उसने दखल अंदाजी की, तब राजस्थान के सरकार के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनको सामने आके कहना पड़ रहा है कि वो कोई आप सीवरेज में ना उतारो। उससे पहले आप कहाँ थे? क्या आज ही आपको नजर आया कोरोना में?
या इन्फेक्शन कोरोना से ही फैलता है। मैं तो ये मानता हूँ सर, जितना कोरोना खतरनाक नहीं है, उतना जातीय जो अछूत वाली है ना, वो उससे ज्यादा खतरनाक है, वो उससे ज्यादा आपको खतरनाक है। कोरोना तो सोचो ठीक भी लोग हो रहे हैं, लोग कुछ पॉजिटिव, मैं उसको समझता हूँ कि ठीक है, लेकिन आपने तो उसको एक कोरोना तो अछूत बनाया, लेकिन आप उससे पहले आप कितने अछूत थे? आपने कभी उस पर चर्चा की है क्या? सरकार ने की है क्या कि वो किस तरह से जीते होंगे? आज आप बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस, अछूत तो जब से भारत आजाद हुआ उससे भी पहले, आज भी वो सोशल डिस्टेंस में जी रहा है। और आप आज अब ज्यादा केस देखोगे सर, मुझे आपने अच्छा आज टॉपिक चुना है कि आज जो SC ST के लोग बहुत कम मिलेंगे आपको कोरोना पॉजिटिव, क्योंकि वो पहले से अछूत है, वो तो किसी को छू ही नहीं सकता है। बिना छूत आपको कोरोना होगा ही नहीं। ये उसको एक बेनिफिट कहो या उसके लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण कहो सर। अच्छा, तो आप ये जो भेदभाव और छुआछूत की बात है, इसको आपने कहा है कि एक लंबे समय से कुछ जातियां हैं जो वो झेल रही हैं, और यही कारण है कि जिस तरह से बराबरी का काम होना चाहिए था वो हो नहीं पाया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जब भी कोई सरकार या जब भी कोई व्यक्ति इस काम को करने के लिए आगे आता है या फिर समानता स्थापित करने का प्रयास करता है या वो चाहता है कि लोगों में बराबरी की स्थिति बने, तब ऐसा क्यों होता है कि उसको या तो लोग पद से हटाने की कोशिश करते हैं या उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार होता है? ये कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि तमाम लोगों में समानता आए? कौन लोग हैं? क्योंकि अगर देखें तो अभी राजस्थान सरकार ने कुछ प्रयास किए थे जिसमें उन्होंने सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले के चित्रों को पूरे स्कूलों में, सभी स्कूलों में लगाने और उनकी जयंती मनाने की बात भी कही, उन्होंने कोशिश की, एक प्रयास किया। साथ ही अभी हाल ही में उन्होंने मृत्यु भोज पर प्रतिबंध लगाया। तो ये सारा जब कोई समाज सुधारने का जब प्रयास कोई करता है, तब ऐसा क्यों होता है कि उसके खिलाफ काम शुरू हो जाते हैं? कौन लोग हैं ये जो नहीं चाहते कि लोगों में बराबरी आए, समानता आए? सर मैं इस पे यही बोलूंगा कि हम अगर किसी का चित्र लगाए या न लगाए, जब तक लोगों में जो सामाजिक विचारधारा, समानता की विचारधारा नहीं जाएगी, घर घर तक नहीं पहुंचेगी, तब तक हम उनसे तस्वीरें लगा लें, कुछ भी कर लें, ये एक औपचारिकता हो सकती है। जैसे मैंने आपको कुछ पहले चीज कुछ बता रखा था कि कागजों में कुछ और होता है, वाकई में कुछ और होता है। आज बोलते कि हम हमारे साथ छुआछूत नहीं होता। मैं आप आज ही बता देता हूँ, आज 2 दिन की पहले घटना, दलितों के दिन दहाड़े घर जला दिए गए राजस्थान में, बाड़मेर जिले में, जहाँ से मैं आता हूँ। उससे पहले उसके साथ सरपंच का पिटाई हो जाती है, उससे पहले सरपंच को फर्जी मुकदमे फंसाया जाता है। मेरे पास कोटा से फोन आता है। मैं कई बार सोचता हूँ, वो से इतनी उम्मीदें लेकर चलते हैं। हाँ, मैं उनके लिए संघर्ष करता हूँ, उनकी आवाज को बुलंद करता हूँ, उनके न्याय की बात करता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ कोई मैं पुलिस अधिकारी नहीं हूँ, मैं कोई सरकार नहीं हूँ, फिर भी लोग इतना शोषित कैसे हो रहे हैं? आप जब सरकार ये कह रही मृत्यु भोज, तो मृत्यु भोज तो सर 1960 में अधिनियम बना था इसको लेकर। आज दिन तक क्या हुआ उसका? आज दिन तक आपकी पुलिस, आपकी सरकार ने उसको लेकर क्यों नहीं कदम उठाए? आपने कोई नया, सरकार ने कोई नया काम नहीं किया। आपने, सरकार ने तो पुलिस को ये दिए कि आप इस पे अच्छे प्रॉपर तरीके से काम करें, है ना? ये तो 1960 में कानून बना था सर, मृत्यु भोज अधिनियम है, ये तो 1960 में बना था। तो उसको आज कितना साल हो गए सर? उतने सालों आपने क्या किया? उसको लागू नहीं किया गया था। सरकार भी आई, कांग्रेस भी आई, भाजपा भी आई। अच्छा, और मैं चीज बता देना चाहता हूँ सर, आज भी काफी जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वैचारिक लोग हैं, उन्होंने अपने अपने स्तर पे बंद भी किया है, और वो अपवाद के स्वरूप में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बंद किया अपने अपने स्तर पे। हाँ, सामाजिक ताने ताने उन्होंने सुने, तो उन्होंने सुन लिए, उन्होंने उनका जवाब भी दिया होगा, अपने स्तर पे मुखर जवाब भी दिया होगा। लेकिन उससे पहले सरकारें कहाँ थी? आप अभी सफाई कर्मचारियों की बात करें तो हम उनको पीआई दे रहे, और अभी इससे पहले जब लोग ज्यादा था, कोरोना बहुत ज्यादा चल रहा था, उस वक्त आपने उनके लिए क्या किया? डॉक्टर उसके बाद पद है, वो सफाई कर्मचारी है, लेकिन दोनों इंसान, दोनों की मौत बराबर है सर। दोनों की, चाहे डॉक्टर के किसी के मतलब इस तरह से अगर उनकी मृत्यु होती तो मुझे अफसोस होगा, एक सफाई कर्मचारी की मृत्यु होती तब भी अफसोस होगा, क्योंकि एक वो इंसान है। मैं दोनों को एक इंसान मानता हूँ, लेकिन सरकार दोनों को साथ क्या मानती है? वो सफाई कर्मचारी है, वो डॉक्टर है। जी जी जी। अच्छा, ये बात बताएं कि अभी इस दौर में, कोरोना के इस दौर में, सरकार ने बहुत सारी कंपनियों के अधिकार जो है वो निजी कंपनियों को सौंप दिए हैं। मतलब ये समझिए कि एक तरह से निजीकरण कर दिया है बहुत सारे सरकारी क्षेत्रों का, सार्वजनिक क्षेत्रों का। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या निजीकरण से सेवाएं अच्छी मिलती है? क्या निजीकरण अच्छा है आपके अनुसार? आप चूंकि युवा हैं
आप क्या कहना चाहेंगे कि जो प्राइवेटाइजेशन होता है इससे युवाओं पर क्या असर होता है? क्या उन्हें अच्छी सेवाएं मिलने लगती है लोगों को, या रोजगार नौकरियां बढ़ती हैं? इससे क्या होता है? नहीं सर, मैं सबसे पहले यही कहूंगा इसके लिए, निजीकरण में व्यक्ति का शोषण होगा, आर्थिक रूप से शोषण होगा उसका, मानसिक रूप से उसका शोषण होगा और शारीरिक रूप से भी उसका शोषण किया जाएगा। और डेफिनेटली तीनों चीजें हमारे सामने आएगी। कुछ दिन पहले जो रेलवे का एक साइट चलाई थी, उसमें कुछ जो कर्मचारी लगे थे उनके साथ शोषण उनकी साइड पे आई थी। मुझे ये भी लग रहा है कि बिल्कुल शोषण होगा और ये निजी कंपनियां उनके ठेके में जाएगी जो पूंजीपति के लोग हो। वो तो फिर कम आय में जो श्रमिक मिलेंगे उन्हीं को लगाएंगे, और जिनके पास अनुभव है, जिनके पास जो है, उनका तो शोषण बाकी लोग कहाँ जाएंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो ये बिल्कुल अच्छा, और ये सब कोरोना के लॉकडाउन के चलते इसलिए किया जा रहा है सर कि आप उसका सड़कों पर आके विरोध नहीं कर पा रहे। आपके पास बहाना है कि अगर आप सोशल डिस्टेंस करो आपको इस मुकदमे में झेलने पड़ेंगे कि आपने लॉकडाउन तोड़ा। आप तो ये एक बहुत बड़ी सुनियोजित तरीके से की जा रही है, और ये विशेषकर इसलिए किया जा रहा है कि ये जो आरक्षण को अप्रत्यक्ष रूप से खत्म करने की साजिश है। मगर आपने तो कहा कि आरक्षण नहीं कर पा रहे। मगर आपने तो कहा कि आरक्षण मिलता ही नहीं है किसी को। लेकिन सर मिलता तो नाम मात्र का मिलता है, जिनको थोड़ा बहुत मिलता है वो उससे भी तो वंचित हो रहा है। जैसे 100 में से अगर किसी को 25% मिल रहे हैं, उसको भी तो कैसे वंचित किया जाए। मानसिकता तो इनकी यही है सर कि इनको जो ये आज दिन जो 70 साल बाद इन्होंने अपनी जो ग्रोथ की है, थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट किया है, उनको वो भी तो नहीं पच पा रहा सर, वो भी तो उनको नहीं पचता है। आप गाँव में किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आप कितने एजुकेटेड हो, आप कितने जानकार हो, आप कितने समझदार हो, आपका लेवल क्या है कोई मायने नहीं रखता। आप दलित हो तो आप अनटचेबल हो, ये मैं अच्छे से जानता हूँ बहुत। ये मेरे आसपास के गाँव की बात बता रहा हूँ मैं, तो नहीं कितना एजुकेटेड हूँ, मैं कितनी समझ रखता हूँ, ये मायना नहीं है। बात मायना है कि आप अनटचेबल हो, आप अछूत हो, आप अछूत ही रहो, चाहे कुछ भी बन जाओ। और पंकज के साथ यही हुआ सर, आईपीएस पंकज चौधरी के साथ मैं बिल्कुल डेफिनेटली के साथ कह रहा हूँ कि यही हुआ उनके साथ। उनको पद से हटाना, उनको चुनाव नहीं लड़ने जाना, तो मैं उनके साथ काफी लंबे टाइम से उनके काम को देखता हूँ। बिल्कुल उनके साथ जो हुआ है, क्योंकि वो एससी से आते हैं, और डेफिनेटली एक दबंग लीडर और ईमानदार अफसर इनको कतई पसंद नहीं है। इनको चापलूसी, इनके चाटुकार जो है वो पसंद है, और वो इसमें नहीं कर पाए। और एक दफा मेरी बात हुई सर उनसे, जब उनका कैट का मामला जयपुर में चल रहा था, जयपुर का, तो वहां के अब वो जब बात करे तो मेरे समझ में आया, तो वहां का एक जजेज बोलता है कि आप तो रिजर्वेशन से आए हो, क्या बोलते हैं, जबकि आईपीएस पंकज चौधरी जनरल फाइट किया, उन्होंने जो एग्जाम फाइट किया, और उनकी मानसिकता वो बिना डॉक्यूमेंटली देखे बोलते आप तो रिजर्वेशन से आए हो, आपको क्या पता। अब आप अनुमान लगा लो, इस तरह से जब लोग बैठते हैं तो कैसे जस्टिफाई होगा। बिल्कुल बिल्कुल, वाकई अगर हम ये देखें तो ये स्थितियां बहुत अच्छी तो नहीं है, मगर क्या आपको लगता है कि इसका हल क्या है? किस तरह से ये परिस्थितियां बदलेंगी? किस तरह से आपको क्या अभी कहीं कुछ उम्मीद नजर आती है? क्या तरीका हो सकता है, जबकि सरकारें तो आपने खुद चुनी है? सरकारें, इसकी प्रॉब्लम ये है, सबसे सरकारें जनता ने चुनी डेफिनेटली, लेकिन आम जनता को इस तरह से गुमराह कर दिया जाता है कि उनको लगता है कि बेहतर हो रहा है, लेकिन बेहतर हो नहीं रहा है। कि एक मारवाड़ी सब कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि काश में लालच दिखाते हैं, जबकि उसके पीछे कुछ नहीं होता है, और वैसे ही सरकार ये कर रही है। जैसे मोदी जी ने बोला तुम 2 करोड़ रोजगार को आपने उल्टा कोरोना में छीन लिया, आपने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, तो वो कहाँ, तो लोगों को एक उम्मीद थी ना कि इतना रोजगार आएगा तो हम भूख से नहीं मरेंगे। अब लोग इस लॉकडाउन में भूख से मरे टर्न। तो इसका जब आदमी रोजगार, चलो आप दे ना पाए, अगर आपकी सरकार में कोई आदमी अगर भूख से मरता है तो सरकार को मैं मानता हूँ कि इस्तीफा दे देना चाहिए, वो सरकार चलाने लायक नहीं है। अच्छा, नहीं, सबसे पहले वही रोटी कपड़ा मकान, आपकी मूलभूत में रोटी, अगर रोटी की वजह से सर कोई भूखा मरता है, आपकी मूलभूत ही सिवाय खत्म है। अब आप क्या दोगे इस जनता पर? तो इस दौर में क्या एक बार फिर से लोगों के मन में वो तमाम जो स्थितियां हैं, घटनाएं जो इस पूरे दौरान में घटी है, क्या आपको लगता है कि लोगों के मन में परिवर्तन का कहीं पर विचार बनता है? क्या लोगों को अब भी आपको लगता है कि क्या लोगों में अब भी समझ बनी है, या अभी भी लोग 15 लाख और इस प्रकार के जो बड़े बड़े जो वादे हैं, इसमें आज भी लोग
झूलते हैं इस प्रकार के झूलों में, या अभी भी ये सारी जो मीठी गोलियां हैं, ये मीठी गोलियां अभी भी मीठी लगती हैं? क्या आज जो युवाओं में इस प्रकार की जानकारी क्या अभी भी प्रसारित हो रही है कि वो जो मीडिया जो वो दिखाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए होता है? क्या ये समझ बन पाई है कहीं? नहीं सर, ये समझ नहीं बन पाई है, क्योंकि जो इसका दूसरा जो पहलू होना चाहिए वो दूसरा पहलू नहीं है जो उनको सच को सामने लाए मीडिया। गाँवों में एक सर, मैं जब छोटा था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आज तो मैं सोशल साइट पे देखता हूँ, आज मैंने अपनी राजस्थान में काफी जगह अपनी पहचान है, तो मैं वहां से पूछ लेता हूँ वहाँ पे क्या हालात हो रहे हैं, आप बाई फेस जान लेते हो कि वहाँ पे ये हालात है। लेकिन गाँव में क्या है, दूर दराज क्षेत्रों में लोग रहते हैं, वो टीवी पे भरोसा करते हैं, आज वहाँ पे घटना ही हुई, आज ये हुआ ये हुआ, लेकिन वाकई में वो ऐसी घटना नहीं होती है, एक काल्पनिक घटना होती है। उसको कितना मीडिया जोड़ तोड़ के बनाती है, उन लोगों को नहीं पता सर, क्योंकि शिक्षा, हमारे जो यहाँ का शिक्षा का ढांचा है, वहाँ का यहाँ का शिक्षा का ढांचा है, तर्कशील शिक्षा नहीं है, वैज्ञानिक सोच की शिक्षा नहीं है। यहाँ शिक्षा है आप पहली पास कर लो, 10वीं 12वीं MA कर लो, BA कर लो, आप एक डिग्री करने से मत है। आज जब मैं डिग्री से मत है, यहाँ पे वो शिक्षा नहीं, आप तर्कशील शिक्षा, आप तर्क पे किसी बात को प्रस्तुति करते नहीं सर, ऐसा कहीं राजस्थान में तो बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, आज JNU के लोग क्यों खड़े होते हैं, क्योंकि वहां पे जो शिक्षा है वह वैज्ञानिक सोच की शिक्षा है, वह तर्कशील शिक्षा है, वह परखशील शिक्षा है, उनको पता है कि एक फिलोसफी शिक्षा है। हमारे यहाँ दूसरी जो जगह है वहाँ फिलोसफी शिक्षा नहीं होने की वजह से वहाँ के लोग प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। ऐसा क्या है? अच्छा, दूसरा जो चीज, जिनमें लोग पढ़ने जाते हैं वो सड़कों पे क्यों आते हैं? क्या किसी को मजा आता है सड़कों पे आने? दिल्ली सड़कों पे, अच्छा चलो मजा भी आता हो, क्या लाठी खोलने में भी मजा आता है? क्या सर फुड़वाने में भी मजा आता है लोगों को, स्टूडेंट को? मैं सैल्यूट करता हूँ सर, जो लोग दिल्ली की सड़कों, चाहे वो किसी भी पार्टी की विचारधारा के लोग, लेकिन जब वो इसके आके विरोध में बोलते हैं, मुझे इसलिए खुशी होती है क्योंकि कहीं न कहीं प्रगतिशील सोच के लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं सड़क पे। बाकी के लोग क्या है सर, उनको कोई इससे बहुत दूर रखा है, बहुत दूर रखा है। आपने सुना होगा कि राजनीति गंदी चीजें नहीं करनी चाहिए, तो बिना राजनीति से कुछ तय नहीं होता है। हमेशा ये कहा गया ना, हमारे परिवार में देखोगे, हमारे स्कूलों में देखोगे, बड़े कॉलेज की राजनीति गंदी चीजें मत करें, लेकिन जबकि राजनीति सर पूरी प्रणाली राजनीति तय करती है, सरकार ही तय करती है, तो राजनीति तो इसलिए जरूर, लोकतंत्र जरूरी है तो राजनीति जरूरी है। जी 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 जी, वाकई आपने बहुत अच्छी तरह से अपने विचार रखे हैं। मैं आपको एक बात और जानना चाहता हूं कि क्या अब कहीं पर कोई उम्मीद नजर आती है कि कुछ अच्छा हो सकता है, ये परिस्थितियां बदल सकती हैं? किस तरीके से बदलेंगे? क्या कुछ प्लान आपको लगता है, क्या करना चाहिए? सर मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा एक साथ में जोड़ के। मैं सकारात्मक आदमी हूँ और मेरे अंदर कहीं निराशा नहीं है पहले तो, लेकिन मैं सकारात्मक की बात करूंगा। जब कोई भी चीज बड़ी तेजी से उड़ती है, उसका दो कारण तक तो तेजी से भी गिरती है, और ये तय होता है और ये रियलिटी है। और जब तक कुछ बुरा नहीं होता है तो अच्छा भी नहीं होता। आज जो सरकारें जो कर रही है, ये अपने पतन के लिए कर रही है, क्योंकि आप कब तक शोषण करोगे? लोग आज नहीं तो कल सड़क पे आके बोल लेंगे और सड़क पे संघर्ष करेंगे। जैसे ही ये अच्छा हो गया मोदी जी के लिए कि कोरोना वायरस भारत में प्रवेश कर गया, नहीं तो हमारी बहने साइन बाइबल इनको सबक सिखाई देते। मोदी जी जो हमेशा हम तो 2 कदम पीछे नहीं कर सकते, मोदी जी और हमेशा दोनों 2 कदम आगे चल कर आते कि अब क्या करना आप बताइए। स्थिति ये होती, लेकिन कोरोना एक इत्तेफाक हो सर, या मैं इसको क्या कहूँ, मैं अभी इसके बारे में पूरा जस्टिफाई नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उनके लिए इत्तेफाक है। कोरोना आने की वजह इस देश के जितने भी जो लोग हैं, संघर्ष के जो साथी है, जो इसके विरुद्ध में आवाज बुलंद करना चाहते थे, उन पे छुट्टी का कारण है सिर्फ मात्र कोरोना। बाकी ऐसा नहीं है कि लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लोग इतने जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं सर, जिसकी कोई हद नहीं है। और मैं आपको अभी लेटेस्ट घटना बता देता हूँ आपकी। नहीं, लेकिन ये लगता तो नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में दिए भी जले, बहुत बड़ी मात्रा में थालियां भी बजी, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने बिजली बंद भी की थी। तो सर इसका मैंने आपको एक चीज बोली थी कि हमारे यहाँ तर्कशील और वैज्ञानिक सोच नहीं है। अब जब अमिताभ बच्चन ने ये सब कुछ किया, वो भी तो कोरोना का पॉजिटिव आए। जो एक अभिनेता बोला कि इससे कोरोना भाग जाएगा, आज वो खुद कोरोना पॉजिटिव है। तो वो उस मैसेज का बिल्कुल आज सोशल साइट में मैं देख रहा हूँ ना, एक बड़ी मजाक बन रखी है सर।
क्या जो ये बत्ती कर रहे थे वो कर रहे थे, हाँ वो खुद पॉजिटिव है, बाकी जिन्होंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैं पॉजिटिव नहीं हूँ। अब मैं जाता हूँ, अपनी सेफ्टी रखता हूँ, मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ, मैं लोगों के अपनी जितनी जैसे मदद होती है मैं वहां जाता हूँ, मैं कहीं जिनका सहयोग करना तो मैं जाता हूँ, मैं अपनी सेफ्टी रखता हूँ। मुझे नहीं हुआ, मैंने कोई थाली नहीं बजाई, कोई ताली नहीं बजाई, कोई बिजली बंद नहीं की, कोई टॉर्च नहीं की, कोई मोबाइल का टॉर्च स्टार्ट नहीं किया, मुझे नहीं हुआ। चलिए ये इस सब वक्त लोगों को ध्यान भटकाने का है। जी, आपको लगता है कि ये ये ध्यान लोगों का भटकाने का है? बिल्कुल। अब आपने सुना ना, देखो जिससे अब जब इस तरह से पूरी बेरोजगारी चाहिए देश में, पूरे देश में बेरोजगारी, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति माने लग गई, तो क्या हुआ मालूम सर, एक कोटे शब्द आ गया बीच में, आत्मनिर्भर बनो। उससे पहले भारत आत्मनिर्भर पर आपने बात नहीं की। आप तो उससे पहले में सत्ता थे ना, तब आपने आत्मनिर्भर नहीं बोला। आप बोलते आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर जब कैसे बनोगे तुम? आज आप आत्मनिर्भर का शब्द दे दिया। उससे पहले जब कुछ थोड़ा हुआ तो बीच में चीन वाला आ गया, चीन को लेकर खूब वाह हुई। अब चीन को लोग भूल गए ना, जबकि विकास का जो एनकाउंटर हो गया, गलवान घाटी कहाँ थी, कहाँ है गलवान घाटी, वो बहुत पीछे छूट गई। मैं एक सर सोचता हूँ, जब भी चुनाव होते हैं, जब भी इस तरह से देश में कुछ आपदाएं होते हैं, उस वक्त ये सब क्यों होता है? चाहे उरी का आप देख लो, चाहे पठानकोट देख लो, चाहे अभी चीन का गलवान देख लो, ऐसे न जाने कितने हुए। उससे पहले कहा, मैं ये मानता हूँ सरकार इस देश की सेना का मैं सम्मान करता हूँ, उस सेना के फेस को सामने करके वोट बटोरती है, राष्ट्र प्रेम से, देशभक्ति से, उनका चेहरा सामने लाती है। तेग बहादुर ने तो प्रधानमंत्री उन्होंने विरोध किया है। जी, चलिए चलिए हम चुनाव लड़ना चाहते थे। वाकई वाकई अगर आपके विचारों को हम देखें तो युवा है आप, और आपके तरह तमाम बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त आपकी तरह विचार रखते होंगे, कि हम मान के चलते हैं कि निश्चित रूप से कहीं पर बदलाव की आप उम्मीद रखते हैं और बदलाव होने की संभावना। अभी इस वक्त कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा काम में आएगी आपके इस परिवर्तन के लिए, अगर लोगों की जो विचारधारा परिवर्तित करने के लिए या इन तमाम परिस्थितियों को खत्म करने के लिए कौन सी चीज है जो आपको सहयोग कर सकती है? कौन सी चीज है जिसका उपयोग करके आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये बात पहुंचा सकते हैं? क्योंकि मीडिया जो है वो तो पूरी तरह से सत्ता के रंग में रंगा हुआ है, तो कौन सी चीज है जो आपके काम में आएगी? सर मैं सबसे बड़ा अगर किसी चीज को मानता हूँ, वो मानता हूँ मैं शिक्षा। शिक्षा का मतलब नौकरी नहीं होता है, कि शिक्षा से सर सामाजिक चेतना आती है। आपकी चेतना ही आपको क्लियर करती है आपको कौन सी दिशा में जाना, कौन सी दिशा में नहीं जाना। अगर आपकी शिक्षा सही होगी तो आप डेफिनेटली आप उस चीज का विरोध करोगे, और विरोध करोगे सर तो उसका परिणाम भी सामने आएगा। और मैं आपको चीज बता दूं, आपने कहा सरकार अच्छा कर रही है, मैं आपको एक बहुत अच्छा लेटेस्ट बता देता हूँ सर। हाल ही 3-4 दिन की पहले की घटना है, बाढ़ 2 अप्रैल के दिन जो बाढ़ में सबसे ज्यादा हिंसा हुई थी राजस्थान में, जहाँ दलितों के गाड़ी वाहन जला गए, उनके मुकदमे वापिस हो गए। जिन्होंने वाहन जलाए थे दलितों के, जिन्होंने अपना SC ST एक्ट बचाने के लिए जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब सर्व जातियों के लोगों ने उनकी जो वाहन जलाए थे उन पे जो FIR दर्ज कराई थी दलित लोगों ने, लेकिन दलित लोगों के जो एट्रिसिटी को बचाने के लिए जो उनके मुकदमे थे सरकार ने वापिस नहीं लिए, लेकिन जिन लोगों ने दलितों की गाड़ियां जलाई उनके मुकदमे वापिस हो गए। ये ताजा घटना है। आप सोच सकते हो, जिन्होंने गाड़ियां चलाई उनके मुकदमे वापिस, जो अपने सुरक्षा कवच है उनका, जो एक SC ST सुरक्षा कवच है ना, आप वो उनके लिए संघर्ष करें। और जो हिंसा हुई थी, हिंसा को भड़काया गया था। बाकी सब दलित लोग इतना कभी प्रोटेस्ट करते हैं, वो बाबा साहब को मानते हैं, वो कहीं भी हिंसात्मक नहीं होते, उनको बिल्कुल उकसाया गया। उन्होंने जो किया है, उन्होंने अपने लिए सुरक्षा अपने सेफ्टी जोन में किया, अपने डिफेंस में किया था। और डिफेंस में करना कोई अपराध नहीं होता है। कोर्ट भी मानती है, एक अवधारणा है कि आप डिफेंस में अपना बचाव को लेकर आप कुछ करते हो तो वो अपराध नहीं है, उतना अपराध नहीं है जितना होना चाहिए। आपने अपना बचाव के लिए किया, और उनके मुकदमे वापिस नहीं हुए। और उसके बाद राजस्थान में लोग में एट्रोसिटी के इतने केस बने जितने पहले नहीं। जी, आज भी मेरे पास 10 केसों की लिस्ट है सर, बालोतरा में 5 केसों की लिस्ट है मेरे पास में। जी, तो अब ये इंसानियत की आवाज या मानवता की आवाज जो है ये कैसे पहुंचेगी वहां तक जहां से इसकी जो पीड़ा है वो खत्म होगी? कैसे ये वहां तक पहुंचेगी इंसानियत की, यानी हम जीतेंगे कैसे?
हम सर एक ही चीज से जी सकते हैं, मानवता और भाईचारा। मैं इस चीज को मैंने इसके लिए काफी प्रयास कर रहा हूँ मैं अपने पे, कि अगर कोई आदमी आप पे हो रहा है तो आप थोड़ा सा बैक होकर उसको प्यार से समझा दीजिए, और मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। इन दिनों में सर मुझे लगा कि जितनी नफरत है मुसलमानों के साथ बोई जा रही थी, मैंने मस्जिदों में जाके मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि आपने कहा कैसे जीतोगे, उसका सबसे, आज मैं दलित हूँ, हिंदुओं के लिए मैं अछूत हूँ, मुसलमानों के लिए मैं हिंदू हूँ, मुसलमानों के लिए मैं हिंदू हूँ, और हिंदुओं के लिए मैं दलित हूँ। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने क्या किया सर, जोधपुर की मैं बता रहा हूँ घटना, मैंने अपने स्तर पे क्या किया। वैलेंटाइन डे था, दिल्ली के दंगे हो रहे थे, उससे पहले दिल्ली के दंगे बाद में हुए चुनाव के जो दरमियान, उससे पहले मैंने क्या किया, यहाँ के जो मस्जिदों के जो मौलवियों से संपर्क किया कि जिस तरह पूरे देश में जो नफरत का माहौल चल रहा है, हिंदू मुस्लिम का, जाति को लेकर जो नफरत का दौर चल रहा है, उसमें हम मोहब्बत का पैगाम दें। उन्होंने पूरा मेरा एक सर्वे किया कि कौन है, कहाँ का बंदा क्या है क्या नहीं है। हम लोग मस्जिद में गए, हम गुलाब के फूल लेके गए, उनकी पंखुड़ियाँ, जैसे ही उनका जो जुम्मे का दिन था, जैसे वो लोग बाहर आए, हमने उसमें गुलाब के फूल बरसाए, हमने उनके हाथों में गुलाब दिए, उन्होंने कहा चलो इस तरह से आप आए हो, उन्होंने कहा मस्जिदों में ये होता है, इस तरह से इनका पाठ। उन्होंने पूरा मुझे मस्जिद का सर्वे कराया और देखा, उनको इतना अच्छा लगा कि हम बेटा और प्रोग्राम करना चाहते हैं। और मुझे अफसोस होगा कि मैं वो प्रोग्राम और आगे नहीं बढ़ा पाया कोरोना की वजह से। और इतना वो मतलब सर इतनी उसके अंदर मोहब्बत पैदा हो गई। अभी जब लॉकडाउन में वो लोग राशन सामग्री बांट रहे थे, तो मैं एक बोलूंगा, एक हिंदू परेशान था कि यार मुझे मेरे खाद्य सामग्री नहीं है, ये नहीं है। मैंने कहा मैं आपकी व्यवस्था कराता हूँ। और जिनके मस्जिद हमने प्रोग्राम कराया वो इस तरह की मदद करे, मैंने उनको बोला कि इस तरह से कोई पीड़ित है, वो आपकी मदद लेना चाहते हैं, जोगरा जी जो भी है आप मुझे बताएं और कितने साथी हैं कि हम उस तक पहुंचे। उन्होंने क्या बोला मुझे, और कोई ऐसे साथी हो जो परेशान है इस वक्त, हम उस तक मदद करने पहुंचा, मेरे छोटे से कहने। लेकिन जो आरएसएस कहती है, राष्ट्रीय सेवक संघ, आपकी उनकी सेवा आपको इस लॉकडाउन में कहीं नहीं मिलेगी। अगर आप मुसलमानों को देखोगे, मुस्लिम समाज को देखोगे, आपको 75% उनकी मदद की मिलेगी, वीडियो फुटेज मिल जाएगी, मात्र आपको 5 से 10% ही नहीं मिलेगी। आरएसएस जो बोलती है कि राष्ट्रीय सेवक संघ है, हम सेवाएं करती है। आप इस देश में ऐसी हालात में आप सेवा नहीं कर रहे, तो आपकी सेवाएं कौन सी है? आपकी सेवाएं नफरत फैलाना, आपकी सेवाएं लोगों को भीड़ तंत्र से मरवाना, ये आपकी सेवाएं हो सकती है। आपकी सेवाएं वो नहीं है जो आप देना चाहते हो, वो आपका नाम ही है, एक काम कुछ और है सर। जी जी जी। तो निश्चित रूप से आपके जो प्रयास हैं, आपने जो किया है, ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह के प्रयास किए हैं और निश्चित रूप से ये एक संकेत है कि हम जीत जाएंगे आने वाले समय में, निश्चित रूप से जीत जाएंगे। कोटेशन कहना चाहूंगा सर। जी जी, बोले बोले। एक कोटेशन, नफरतें हारेगी मोहब्बतें जीतेगी। मेरा एक कोटेशन यही है, नफरतें हारेगी मोहब्बतें जीतेगी, आज नहीं तो कल जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल, नफरतें हारेंगी और मोहब्बतें जीतेंगी और जीत जाएंगे हम। इस कार्यक्रम में आपने अपने विचार हम तक पहुंचाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम समझते हैं कि आगे भी आपसे इसी तरह से बातचीत होती रहेगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने आप चैनल पे बुलाया और मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जय भीम, नीला सलाम। और हम सब लोग मिलकर और तमाम साथी इस देश में, हम नफरतों को हराएंगे, हम मोहब्बत को जीतेंगे, और जहाँ असमानता है हम समानता की बात करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वॉइस ऑफ मानवता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।